या नहीं आ रहा है? ओके चलो, तो अभी आई थिंक आवाज़ आ रही होगी। पहले क्वेश्चन से आंसर करने हैं, जब तक साउंड नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम के बाद आपको आंसर करना है सभी लोगों को। चलो भाई, When he saw the snake, he took to his heels। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ओके, आकाश शर्मा आपके लिए बेनिफिशियल है, थैंक्स फॉर अप्रिशिएशन। चलो, तो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर अब तक आ जाना चाहिए, टुक टू हिज हील्स। आपको अगर आंसर नहीं भी आ रहा हो ईडियम का, तो भी आपके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्नेक देखकर आप क्या करोगे भाई? भाग खड़े होगे। और कैसे? डर से। तो वॉक्ड इन फियर। तो टुक टू हिज हील्स का मतलब क्या हुआ? वॉक्ड इन फियर। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट रूल हम लोग अक्सर यूज करते हैं इसको। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट रूल, जिसको आप बिगाड़ नहीं सकते हो। ठीक है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब यहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है कि जब मन किया तब, है ना, ऐसा कुछ रेगुलरली फ्रिक्वेंटली नहीं है। जब मन किया तब, तो समटाइम्स भी नहीं होता है। जब मन किया के लिए आंसर आता है ओकेजनली, जब उसका ओकेजन पड़ता है तब वो चला जाता है। लास्ट क्या है? मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड। तो क्या होगा? आंसर क्या होना चाहिए? 24 तक आंसर सभी के आ जाने चाहिए था अभी तक। ओके चलो, 24 का आंसर दोगे भाई सभी लोग। ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग, ए मर्डर डन इन रिवेंज, डन इन ग्रेट एंगर, ए मर्डर डन इन एनमिटी। क्या होना चाहिए? कोल्ड ब्लड मतलब कि जिसको कोई भी फीलिंग ना हो, विदाउट एनी फीलिंग। ठीक है, कोल्ड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड, जैसे ब्लड गर्म रहता है ना, ठंडा तो होता नहीं है। तो ब्लड जिसका गर्म है या फिर, तो इसमें क्या होता है? बिना किसी फीलिंग के। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या आना चाहिए भाई? सभी लोगों को आंसर करने हैं, करेक्टली आंसर्स आना चाहिए 24 तक। सभी लोगों ने आई थिंक ट्राई कर लिया है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आप सभी को आंसर करने हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए मैं वेट करूंगा 10 सेकंड। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लो। गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? ड्रू ऑन हिज फैंसी। ड्रू ऑन हिज फैंसी, (27) पे थ्रू हिज नोज। और आगे रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। चलो, सभी के आंसर्स आने चाहिए। ओके, तो क्या आंसर्स आ जाएंगे? गोइंग प्लेसेस का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 25 का क्या हो जाएगा? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ड्रू ऑन हिज फैंसी मतलब जो भी उसके मन में था वो उसने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यूज्ड हिज इमेजिनेशन, जो भी उसके इमेजिनेशन थी उसको उसने ड्रॉ किया। ठीक। पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है बहुत हैवी प्राइस पे करना, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई प्राइस उसने पे किया। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। नेक्स्ट क्या है? रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। लॉरेल्स मतलब सम्मान, या जो भी उसने बड़ा काम किया है उसके ऊपर रेस्ट करना, मतलब कि आप कुछ भी बड़ा अचीव कर लो और देन उसके बाद आप क्या हो जाओ? वहीं पर ही सेटिस्फाई हो जाओ, कॉम्प्लेसेंट हो जाओ। तो रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स मतलब टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड। इसको क्या आंसर होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड। ओके चलो, नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्री में आ सकते हैं, तो इनको सभी को आपको आंसर करने हैं। ओके 29 से 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अनरियल मैन बिल्कुल करेक्ट, आपके अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। सभी लोगों को आंसर करने हैं। 28 का 4 बिल्कुल करेक्ट है। शिप्रा वेरी नाइस। सोनम करेक्ट है। सचिन वेरी नाइस। चलो, सभी लोगों को आंसर करने हैं। टू बी कॉम्प्लीटेड नहीं, टू बी कॉम्प्लेसेंट। ओके 29 से 4 क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने हैं। आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट क्या है? स्टेव ऑफ। नेक्स्ट क्या है? टेक्स आफ्टर। और नेक्स्ट क्या है? मेड नो बोन्स अबाउट। ठीक, देखो भाई, टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड मतलब क्या होता है? जब कोई आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है तो आप क्या बोलते हो कि अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने माइंड का एक हिस्सा उसको देने वाला हूँ। इसका मतलब होता है कि अब की बार मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला हूँ या फिर उसको डांटने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या होता है? टू रिप्रिमेंड हिम। रिप्रिमेंड मतलब कि गुस्सा करना, ठीक है, डांटना। नेक्स्ट क्या है?
स्टेव ऑफ का मतलब होता है कि जब भी कोई बैटल या कोई भी चीज जो होने वाली है जिसका कुछ निगेटिव परिणाम हो सकता है, हम लोग उसको टालने की कोशिश करते हैं कि भाई इस टाइम तक कोई चीज रुक जाए या कुछ और टाइम तक चीजें रुक जाएं। तो स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को टालने की कोशिश करना या फिर पोस्टपोन करना। तो पोस्टपोन इसका करेक्ट आंसर होता है। इसका एक ये सेंस भी लगता है अलाउ इट, सॉरी प्रिवेंट करना, रोकने का, लेकिन रोकने से ज्यादा इसका सेंस होता है कि किसी चीज को टालना, पोस्टपोन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर इस तरह से जब भी यूज होता है फादर या मदर के लिए, तो इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है वो अपने माँ बाप के जैसा ही है, दिखता है। तो रिजेंबल्स मतलब कि उनके जैसा दिखना, रिजेंबल्स करेक्ट आंसर होगा। और दे मेड नो बोन्स अबाउट, मतलब बोन्स होती हैं तो आप चीज़ों को करने में हेजिटेट करते हो, ठीक है, लेकिन अगर बोन्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, आप हेजिटेट नहीं करोगे, जो भी चीज़ है आप एग्जैक्टली बोलोगे। तो डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, एग्जैक्ट जो भी चीज़ें आपके मन में हैं वही आपका होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर करना है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स, It is evident from minister's statement that heads will roll. Heads will roll आपको बताना है। Heads will roll का मतलब क्या होगा, made a clean breast इसका मतलब बताना है, keep up to keep up इसका मतलब बताना है, showing wild oats इसका भी मीनिंग आपको बताना है। फटाफट सभी को आंसर करने हैं, 33 से लेकर के 34, 5 और 6 तक इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने। चलो भाई, ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन इजी थे तो फटाफट हो गया होगा। हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है, हेड्स विल रोल मतलब कि जो भी ऊपर की पोजीशंस में हैं वो रोल करेंगे, हटेंगे, यानी कि उनका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप ट्रांसफर सोच रहे हो तो ट्रांसफर नहीं होता है, उनको क्या होगा, हेड्स विल कट ऑफ भी नहीं हो सकता है, डिसमिशल विल अकर, उनका जो डिसमिशल है होगा, ठीक है, यानी कि उन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेड ए क्लीन ब्रेस्ट। क्लीन ब्रेस्ट मतलब कि जो भी उसके मन में है वो उसको बाहर निकाल देगा, यानी कि कन्फेस कर लेगा जो भी उसके मन में है, कोई भी चीज वो रिजर्व नहीं रखेगा। तो कन्फेस विदाउट रिजर्व। टू कीप अप है, इसका मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना, टू कीप अप द गुड वर्क, या जो भी चीजें हैं उनको कंटिन्यू रखना। यहाँ पर क्या बोला, श्री ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स। रिच नेबर्स के साथ क्या करती है, कीप अप करती है। तो क्या हो सकता है, इमिटेट, उनकी कॉपी नहीं करती, उनको अवॉइड नहीं करती, टू बी ऑन पार नहीं है, टू कीप इन टच, वो उनके टच में रहती है, ठीक है, टू कीप इन टच। नेक्स्ट क्या है, सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है भाई, देखो सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है कि वाइल्ड यानी कि एक एज, जनरली यंग पर्सन्स के लिए ये इडियम यूज होता है। सोइंग वाइल्ड ओट्स मतलब कि जो यंग एज होती है, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड बच्चे रहते हैं, उस टाइम पे जो वर्क्स होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो सोइंग वाइल्ड ओट्स, तो इसका मतलब क्या, ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स, ही रीप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। अगर यंग एज में आपने वाइल्ड चीज़ें करते रहे, ये ऐसे कुछ कार्य करते रहे जिनका कोई फायदा नहीं है, तो क्या होगा, लास्ट में आप क्या करोगे, रीप्ड सफरिंग, आप कौन सी फसल काटोगे, सफरिंग मतलब कि विपत्तियों की फसल काटने वाले हो। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मौज नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या है, इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या हो गया, इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। यंग एज में जो आप बहुत ज्यादा प्लेजर लेने की कोशिश करते हो, उस चीज से ही आपको बचना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, 37 से आंसर करने हैं। यहां पर स्टार्ट हो गई आपकी एरर। एरर के पार्ट आंसर आप सभी को करने हैं फटाफट। बहुत अच्छे, सभी लोगों के करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। 37 से आपको आंसर करने हैं। हाँ, किशोरावस्था की खुशी ढूंढना, शोइंग द वाइल्ड ओट्स, बस यही करेक्ट आंसर है। अनरियल मैन, ओके। यंग एज में बेवकूफ़ी करना, ये भी कह सकते हो। जितनी बेवकूफ़ियाँ यंग एज में होती हैं उतनी पूरी लाइफ में नहीं होती हैं, ठीक है। तो यंग एज में बेवकूफ़ियाँ करना, चलो ऑल करेक्ट, वेरी नाइस। 37 से आपको आंसर्स करने हैं और एरर्स के बारे में आपको बताना है। थर्टी 7, 8, 9 और 40 इन सभी पे आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। एरर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। 37 से सभी को आंसर करना है। चलो, टर्मिनल्स आर लोकेशंस वेयर पैसेंजर्स एंड फ्रेट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन व्हीकल और मोड टू अदर, नहीं होगा टू अनदर, अदर, फ्रॉम वन टू अनदर, हम लोग इस तरह से बोलते हैं, फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक, फ्रॉम वन मोड टू अनदर। तो 37 में क्या आ जाएगा, सी पार्ट। 38 पे आ जाओगे, public attention in the developed world has recently focused on asthma because of its rapidly increasing prevalence affecting up to 1 in 4 urban children.
अब देखो अफेक्ट और इफेक्ट मैंने हमेशा बोला जब भी आपको पेपर में दिखे अफेक्ट, आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर ये क्या वर्क कर रहा है, तो इंक्रीजिंग प्रेवलेंस अफेक्टिंग अप टू, तो यहाँ पर ये अफेक्टिंग कैसे वर्क कर रहा है, वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, तो वर्ब की तरह जब वर्क कर रहा है तो यहाँ पे अफेक्टिंग होना चाहिए, अफेक्टिंग होना चाहिए, तो आपका होगा सर अफेक्टिंग होना चाहिए, तो एरर यहीं पर आपको मिल गई। किस पार्ट में एरर है, अगेन आपका सी पार्ट में ही एरर है। ठीक, नेक्स्ट में देखो, इन स्पिरिचुअलिज्म it is a part of services to communicate with life personalities, life personalities in the spirit world, तो life personalities नहीं होगा, personalities है, यहाँ पर आपका ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसके साथ आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक एडजेक्टिव, विद लाइफ पर्सनैलिटीज नहीं, विद लाइव वर्ब में जाओगे या तो उसकी थर्ड फॉर्म लिव्ड पर्सनैलिटीज या फिर आईएनजी फॉर्म लगाओगे विद लिविंग पर्सनैलिटीज, लिविंग पर्सनैलिटीज होना चाहिए इन द स्पिरिट वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, इन मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी द बर्गुइज आर द सोशल क्लास, नहीं है ये क्लास की अगर बात हो रही तो आर द सोशल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इज द सोशल क्लास। और बर्गुइज आपको पता है क्या होते हैं, ये एक मिडिल क्लास फैमिली, जैसे पूंजीवादी भी पूंजीवादी काइंड ऑफ होती है, ये उस क्लास को बोलते हैं पूंजीवादी क्लास या फिर मिडिल क्लास इसको बोला जाता है। ठीक है, ओके, इज द सोशल क्लास दैट केम टू ओन, तो यहाँ पे आर द नहीं हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या होगा, इज द। तो 40th का आंसर क्या होना चाहिए, बी पार्ट। करेक्ट आ रहा है, सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो 40 का बी इज होगा, बिल्कुल करेक्ट है। 41 से आ जाओ, 41 से सभी को आंसर्स करने हैं। 41 से आंसर्स क्या हो जाएंगे, 41 से आंसर आ जाएगा, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है यानी कि क्या है आपका स्मॉलेस्ट, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो इज अ स्मॉलेस्ट होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 41 में, ए पार्ट में एरर है और ए की जगह पे क्या लगाना चाहिए, आपको दा लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अनलाइक अ लिक्विड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट फ्लो टू टेक अकर ऑफ अदर द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। 42 में क्या होना चाहिए, 42 का आंसर क्या होना चाहिए भाई, देखो आप बोलोगे अनलाइक अ लिक्विड, एक लिक्विड की तरह नहीं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डू नॉट फ्लो, डू नॉट नहीं डज नॉट फ्लो, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डज नॉट फ्लो। ठीक, चलो 43 पे आ जाओगे, सल्फर वाइल यूजुअली पॉलीक्रिस्टलाइन में ऑल्सो अकर ऑफ, देखो अकर ऑफ आप बोल रहे हो, अकर ऑफ अदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स विच कंप्लीटली डिफरेंट, तो अकर इन होना चाहिए, अकर इन अदर फॉर्म्स होगा। ठीक है, वो उसमें भी पॉसिबल हो सकता है, अकर ऑफ नहीं, यहाँ पर क्या आप बोलोगे, अकर इन अदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स विथ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर क्या करेक्शन होना चाहिए, सल्फर वाइल यूजुअली पॉलीक्रिस्टलाइन में ऑल्सो अकर इन अदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स विथ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बात क्लियर है? ओके, 44 पे आ जाओ, 44 पे आंसर क्या होना चाहिए, मेटल्स कैन बी हैमर्ड और प्रेस परमानेंटली आउट ऑफ शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, तो मेटल्स कैन भी है, अब कैन भी के साथ अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और प्रेस्ड, मेटल्स कैन बी हैमर्ड और प्रेस्ड परमानेंटली आउट ऑफ शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेस्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है 45, इन 19th century astronomical research was focused on the routine work of compute the motions of astronomical object, तो क्या होना चाहिए, in 19th century astronomical research was focused on the routine work of compute, नहीं computing, किस कौन सा वर्क था, routine work of computing। ठीक है, routine work किस चीज का, computing का। नेक्स्ट क्या है, clean air scatters blue light much than red wavelength, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, much than या more than, कंपैरिजन हो रहा है तो आप बोलोगे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, more than red wavelength, and so the midday sky appears blue। सी करेक्ट है? तो clean air scatters blue light much than की जगह हो जाएगा more than। वर्क ऑफ कंप्यूटिंग या कंप्यूटेशन दोनों कर सकते हो आप, कंप्यूट की जगह आपको चेंज करना है। ठीक है, काहे का वर्क होता है, कंप्यूटिंग का वर्क होता है, या फिर कंप्यूटेशन, आपको उसका नाउन बनाना है, आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, ओके
47 का क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमिना कैन बी अकाउंटिंग फॉर यूजिंग द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट। तो मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमिना जो होते हैं उनको क्या किया था, कैन बी, अकाउंटिंग नहीं, कैन बी यहाँ पर पैसिव में बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कैन बी अकाउंटेड, कैन बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट। करेक्ट है। 48 पे आ जाओगे, ए टेलीस्कोप्स लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, डायरेक्टली टेलीस्कोप देखोगे तो उसके जगह पे अपॉस्ट्रोफी एस हटा करके वहाँ ऑफ का सेंस यूज करोगे, ऐसा ही करने वाले हो। लेकिन एक चीज आपको हमेशा बोलिए, क्या पूरा सेंटेंस पहले पढ़ना है। ए टेलीस्कोप्स लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व स्मॉल डिटेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर ये देयर किसके लिए यूज हुआ है, तो आप बोलोगे देयर यूज हुआ है टेलीस्कोप के लिए, और टेलीस्कोप कैसा है, एक टेलीस्कोप है, तो यहाँ पे देयर करेक्ट है क्या, तो आप कहोगे नहीं यार देयर तो करेक्ट नहीं है, इसकी जगह पे इट्स होना चाहिए। तो अगर इसकी जगह पर इट्स होना चाहिए तो ये बताओ फिर यहाँ पर ये क्या करेक्ट है या नहीं। तो आप बताओगे कि जब भी हम किसी भी निर्जीव चीज को भी सजीव की तरह मानते हैं, जब उसको ये बोलते हैं कि उसमें एबिलिटी है, उसमें पावर है, तो ये कैसा है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि ये सजीव होगा। अगर सजीव होगा तो इसको क्या करोगे आप, लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व स्मॉल डिटेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। तो करेक्शन यहाँ पर क्या होगा, इट्स होगा, ना कि फर्स्ट पार्ट में दैट इज अपॉस्ट्रोफी एस हटा करके ऑफ लगाना। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस को आपको पढ़ना है, और कुछ ऐसी एरर्स जो करेक्ट भी हो सकती हैं उसको आपको नहीं देख करके 100% जिसमें आपको एरर लगे वो पार्ट को आपको टिक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 49 से 52 तक, 49 से 52 तक आंसर करना है सभी को। क्या आंसर होगा, 49, एरोनॉटिकल चार्ट्स आर फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, डिपिक्ट्स टेरेन, जियोग्राफिक फीचर्स, नेविगेशनल एड्स एंड अदर एड्स टू नेविगेशन। एरोनॉटिकल जो चार्ट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, आर फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। अब इसके आगे यहाँ पर आप देखो एक थोड़े सा कमी है, कंडीशंस, और यहाँ पर एक यूज होना चाहिए दैट डिपिक्ट्स, जो कि बताता है। यहाँ पर एक ये रिलेटिव प्रोनाउन या फिर इसको बोले कंजंक्शन, ये एक मिसिंग है, ये यहाँ पर यूज होना चाहिए। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस दैट डिपिक्ट्स टेरेन, जियोग्राफिकल फीचर्स, नेविगेशन एड्स एंड अदर एड्स टू नेविगेशन। ठीक है, तो ये जो एरोनॉटिकल चार्ट होते हैं फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ये क्या क्या काम करते हैं, दैट डिपिक्ट्स, वो बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, तो वो यहाँ पर मिसिंग था, दैट यहाँ पर यूज होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। द इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर कंपेयर टू द 500 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिकन। अब देखो यहाँ पर 500 के साथ क्या आया, ईयर्स आया है, यहाँ पर 1500 के साथ ईयर आया है, ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, तो नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप क्या कहोगे, एस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 1500 ईयर्स कंपेयर टू द 500 ईयर्स ऑफ रिपब्लिकन। ठीक है, तो ये 50 का आंसर हो जाएगा। 51 का आंसर आपको करना है। 51 का आंसर क्या होगा, हॉरर मूवीज टेंट्स, टेंट्स होगा क्या, हॉरर मूवीज है, अगर प्लूरल है तो टेंट्स की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, टेंट होना चाहिए, टेंट्स नहीं होना चाहिए। टेंट टू बी अ वेसल फॉर शोइंग एराज ऑफ इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब विजुअली एंड इन द मोस्ट अफेक्टिव मैनर। तो ये क्या काम करती हैं, एरा में पूरे जो एक एरा निकला है उसमें जो भी इशू आए अक्रॉस द ग्लोबल, उनको विजुअली हम लोगों को दिखाती हैं, और कैसे मैनर में, इन द मोस्ट अफेक्टिव मैनर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 52 में देखो क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ ये क्या है, फर्स्ट है, रोमन नंबर है, एलिजाबेथ 1 की बात हो रही है, एलिजाबेथ 1 दैट ब्रिटानिया केम टू बी व्यू, केम टू बी, यहाँ पर केम टू बी तो व्यू नहीं होगा, यहाँ पर पैसिव में है, तो आप क्या कहोगे, केम टू बी व्यूड एज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटानिया क्या हो गया, केम टू बी व्यूड एज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। करेक्ट है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ व्हेन दैट ब्रिटानिया केम टू बी व्यूड
यहाँ पर करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्यों यहाँ पर करेक्ट करना है? 1500 है तो ईयर्स आएगा, लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर्स। जब भी हम इसको किस सेंस में लेते हैं कि टाइम एज ए मैग्नीट्यूड के सेंस में लेते हैं, तब 1500 ईयर होता है। जनरली हम लोग यहाँ पर अगर प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बनाते हैं, ईयर्स ही होता है, ठीक है। इसको ही करेक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी करेक्ट है। ओके चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बी वीव्ड, ये होगा 52। बात सभी को समझ में आ गई? चलो तो आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। 53 से लेकर के 56 तक, 53 से 56 तक सभी को सॉल्व करने हैं फटाफट। होप्लाइट सोल्जर्स यूटिलाइज द phalanx formation of order to be effective in war, of order to be effective in war, of order to be effective in war with fewer soldiers। होप्लाइट सोल्जर्स ने क्या किया था? यूटिलाइज किया था कौन सा फॉर्मेशन? फैलेंक्स फॉर्मेशन। ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, क्या करेक्ट होता है अभी? 53 में क्या करेक्शन होना चाहिए? इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। ऑफ ऑर्डर टू बी इफेक्टिव नहीं होता है, इसमें देखो करेक्शन कहां पर होना चाहिए? ऑफ की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। ऑफ ऑर्डर टू बी इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। टू बी इफेक्टिव इन वॉर विथ फ्यूअर सोल्जर्स। देखो बी पार्ट में आप एरर निकाल दोगे अगर आप इफेक्ट और इफेक्ट करोगे, तो आंसर तो आपका सही आ ही जाना है, लेकिन आपको ये भी फ्रेज पता होना चाहिए, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, ना कि ऑफ ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। ओके, विथ फ्यूअर सोल्जर्स। 54 में देखो क्या आ जाएगा? एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स एगो इन यूरोप रिवील स्टार्च रेसिड्यू ऑन रॉक्स यूज्ड फॉर पाउंडिंग प्लांट्स। एविडेंस कहाँ से? फ्रॉम 30,000 ईयर्स एगो इन यूरोप। ये क्या करते हैं? देखो यहाँ पर बात आई है बहुत पुरानी। कितनी पुरानी है? एगो आया कितना? 30,000 साल पहले। तो एक तो चीज ये है कि एविडेंस यूज हुआ है, यानी कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो रिवील नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था रिवील्स, अगर प्रेजेंट में भी होता तो भी। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पर एगो है तो यहाँ पर रिवील्स की जगह पर क्या हो जाएगा? रिवील्ड स्टार्च रेसिड्यू। तो यहाँ पर पास्ट में इसको आप लेकर के जाओगे, रिवील्ड स्टार्च रेसिड्यू ऑन रॉक्स यूज्ड फॉर पाउंडिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? रिवील्ड हो जाएगा, क्योंकि एगो का यूज हुआ है, पास्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे किस पार्ट में है। 55 में आ जाओ। ग्लूटेन गिव्स इलास्टिसिटी टू डव, keeps its shape and often give the final product a chewy texture। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए? ग्लूटेन क्या करता है? देता है इलास्टिसिटी किसको? डव को। keeps its shape, ग्लूटेन क्या करता है? keeps its shape and often give लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? एंड से जुड़ा है, तो अगर पहले keeps है तो बाद में भी क्या होगा? gives the यहाँ पर लगाओगे, gives the final product a chewy texture। तो give की जगह पर क्या हो जाएगा? gives हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 56 में क्या होगा? Regional anesthesia blocks transmission of nerve impulses among a targeted part of the body and the central nervous system। तो रीजनल एनेस्थीसिया क्या करती है? ब्लॉक करती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस among a targeted part। among किसके किसके बीच बोल रहा है? among a targeted part of the body and the central nervous system। तो दो ही चीजें हैं ना, तो among आएगा क्या? नहीं, among नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? between आना चाहिए। एमंग की जगह पर क्या होना चाहिए? बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। ग्लूटेन यहाँ पर किसी चीज के बारे में नहीं है। ग्लूटेन एक कोई भी एक ऐसा पार्ट होगा जो जिसमें इलास्टिसिटी हो, जो चिपकने के लिए जो यूज नहीं होते हैं, ग्लूटेन उस सेंस में है यहाँ पर, जो चिपकाने वाला पार्ट है उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर क्या? इसके बाद स्टार्ट हो गया है आपके लिए यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट स्टार्ट हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करने हैं। सभी लोगों को बताना है क्या आंसर होगा यहाँ पर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें एरर होगी, उसको बताना है। जिसमें अगर एरर नहीं है तो उसको आपको क्या करना है? उसको नो इम्प्रूवमेंट का आंसर देना है। चलो सभी लोगों को आंसर करना है। द रिसर्च एफर्ट्स बाय द डेनिस कार्लसबर्ग साइंटिस्ट ग्रेट एक्सेलरेटेड द इंक्रीज इन नॉलेज अबाउट ईस्ट एंड ब्रूइंग। तो क्या हुआ? उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्सेलरेट किया। अगर एक्सेलरेट किया है तो कैसे एक्सेलरेट किया होगा? ग्रेटली एक्सेलरेट किया होगा। आपको एडवर्ब यूज करनी होगी वर्ब के साथ।
तो ग्रेटली एक्सेलरेटेड, करेक्ट आ गया। 93 पे आ जाओ, 93 में क्या है, इन मेसोपोटामिया द ब्रूअर्स क्राफ्ट वाज द ओनली प्रोफेशन विच डेराइव्ड सोशल सैंक्शन एंड डिवाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम फीमेल डेटीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा 93 में, 93 का करेक्ट आंसर आना चाहिए एन ओनली। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एन ओनली होना चाहिए क्या भाई, नहीं भाई एन ओनली तो नहीं होता है। ओनली जैसा वर्ड जब भी लगता है तो दा ही लगता है उसके साथ, ये सेंटेंस कैसा है, नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा। 93 का लास्ट पार्ट यानी कि नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट आंसर होगा। वॉज द ओनली प्रोफेशन, ओनली के साथ आप दा लगाते हो, इस चीज़ को मैंने आर्टिकल की क्लास में बताया था, आपने आई थिंक मिस करी है। अगर इनका बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, उन्होंने क्लासेस मिस करी है। 94 में amylase is present in the saliva of humans and some mammals where it began the chemical process of digestion। अब यहाँ पे अगर बात प्रेजेंट में हो रही है तो सडनली हम लोग पास्ट कुछ रीजंस होने चाहिए तभी ला सकते हैं। अगर सिंपल सेंस जा रहा है तो प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इट के साथ बिगिंस करेक्ट बैठेगा बिगैन की जगह पे, ठीक है। तो इट बिगैन की जगह पर आप क्या करोगे, इट बेगिंस, ठीक है। तो 94 का क्या हो जाएगा, ए पार्ट। 95 का क्या होगा, 95 का द फोबिया टिपिकली रिजल्ट्स इन ए रैपिड ऑनसेट ऑफ फियर एंड इज प्रेजेंट फॉर मच देन 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स को आप काउंट कर सकते हो, तो मच देन होगा कि मोर देन, तो आप बोलोगे काउंटेबल है तो मच देन नहीं होगा, होना चाहिए मोर देन। फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो 95 का आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट भी आपको फटाफट सॉल्व करने हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 96 से। 96 का आंसर क्या आएगा, सिस्टमैटिक डिसेंटिजाइजेशन, डिसेंटिजेशन is a process in which the patients seeking help slowly became accustomed। तो became accustomed होगा क्या, आपको अभी मैंने वही चीज बताई कि अगर प्रेजेंट में है तो कोई रीजन होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं, ठीक है। तो विच द पेशेंट सीकिंग हेल्प स्लोली, बिकेम की जगह पर क्या हो जाएगा, बिकम। स्लोली क्या हो जाता है, बन जाता है, और स्लोली भी आया है धीरे धीरे, तो आप क्या बोलोगे, बिकम हो जाएगा। बिकम होगा कि बिकेम हो, बिकम्स होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द पेशेंट्स हैं सीकिंग हेल्प स्लोली, बिकम होगा, बिकम्स नहीं होगा। 96 में क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना था आपको। 96 में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पेशेंट्स है या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, तो आप बोलोगे सर 96 में पेशेंट्स है ना सब्जेक्ट हमारा, पेशेंट सब्जेक्ट है, तो पेशेंट सब्जेक्ट है तो एस नहीं लगेगा, वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आप यूज करोगे बिकम, बिकम डिसेंसिटाइज्ड। तो 96 का आंसर आना चाहिए सी पार्ट, बिकम accustomed, ठीक है, बिकम accustomed। 96 का बी पार्ट नहीं आएगा, बिकम्स नहीं हो सकता। क्यों बिकम्स नहीं हो सकता, क्यों बिकम्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आप बोल रहे हो पेशेंट्स के बारे में। द पेशेंट्स सीकिंग हेल्प स्लोली, बिकम्स कैसे करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपकी वर्ब आनी चाहिए ना, तो प्लूरल वर्ब क्या होगी, बिकम, ना कि बिकम्स, ठीक है। तो बिकम accustomed, बात समझ में आई, तो ये सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो आई थिंक अब चीजें समझ में आ गई होंगी। 97 पे आ जाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन जनरल फीचर्स प्रैक्टिसेस दैट स्ट्राइव इन, देखो स्ट्राइव ऑफ का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना, कड़ा संघर्ष करना। देखो आपने आज स्टार्ट में सुबह में एक वर्ड पढ़ा था स्टेव ऑफ, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों काफी हद तक सिमिलर लगते हैं बट दोनों की मीनिंग बहुत अलग है। इसका मतलब क्या होता है, टालना। स्ट्राइव ऑफ का मतलब क्या होता है, स्ट्राइव करना मतलब कि आप संघर्ष करो, प्रयास करना, बहुत कठिन प्रयास करना। फीचर्स प्रैक्टिसेस दैट स्ट्राइव ऑफ साइकिल रिसोर्सेज, प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो स्ट्राइव के साथ आपका आता है ऑफ, यहां पर डबल एफ वाला आंसर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। स्ट्राइव ऑफ आपका इस तरह से यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 98, कंटेम्पररी एंड हिस्टोरिक व्यूज रिगार्डिंग डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशंस हैव बीन डॉक्यूमेंट। तो देखो यहां पर ये बात किसके लिए, कंडीशंस की बात है, तो हैव बीन तो करेक्ट है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं, हैव बीन आया मतलब पैसिव बनाना चाह रहा है, अगर पैसिव बनाएगा तो हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। तो 98 में क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेड आना चाहिए, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओगे। इन ओपन एक्सेस पब्लिशिंग
A journal article were made available free for all on the web by the publisher। ये ना हो करके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? A journal article। और यहाँ पर देखो is make नहीं होगा, is make नहीं होता है, making भी नहीं हो सकता है, is made हो सकता है क्या? In open access publishing a journal article, in open access publishing a journal article, क्या आंसर होना चाहिए? यहां पर ये सेंस इसका कुछ पैसिव का आ रहा है, जर्नल आर्टिकल इज मेड अवेलेबल। पैसिव में आप इसको लेकर के जाओगे इज मेड अवेलेबल, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इज मेक अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप इसको पैसिव में लेकर के जा रहे हो तो इज मेड अवेलेबल फ्री फॉर ऑल द वेब बाय द पब्लिशर। ठीक है, एक जर्नल आर्टिकल क्या हो गया है? इज मेड अवेलेबल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इज मेड अवेलेबल होना चाहिए। 99 का क्या आ जाएगा? सी पार्ट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। 100 से 100 क्वेश्चन से सभी को आंसर करने। चलो 100 क्वेश्चन से आंसर करने सभी को। Some forms of feminism have been criticized for take into account only white middle class and college educated perspectives। तो for के साथ आपको मैंने बताया है, for के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? ING फॉर्म रहती है। फॉर के साथ कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे बेस्ड। आपको फॉर मिले तो उसके बाद आप लगा सकते हो ING फॉर्म आंख बंद करके भी। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। फुल cultural assimilation occurs when new members of a society become indistinguishable of नहीं, indistinguishable from the members। ठीक है, फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द अदर ग्रुप। ओके, तो फ्रॉम यहां पर आना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटी सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैव इंक्रीज्ड। ह्यूमन एक्टिविटी है तो हैव इंक्रीज्ड होना चाहिए क्या? ह्यूमन एक्टिविटी किस में आएगा? ह्यूमन एक्टिविटी हैव होगा या हैज होगा? तो आप बोलोगे सर ह्यूमन एक्टिविटी है, सिंगुलर है, तो हैज होना चाहिए। तो हैज एक ही पार्ट में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हैज सिग्निफिकेंट मेडिकल यूजेज स्पेशली इन सर्जरी, डेंटिस्ट्री फॉर इट्स एनेस्थेटिक एंड पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स। तो यहां पर आपको बताना है क्या करेक्शन हो सकता है 103 में। 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 102 का ए पार्ट सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। 103 का क्या हो जाएगा अभी? हैज सिग्निफिकेंट है तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? हैज सिग्निफिकेंट का कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। 103 में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हैज सिग्निफिकेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 103 में क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। चलो 104 से आ जाओगे। 104 से करेक्ट आंसर सभी को करने हैं। 104 से बताना है आपको क्या करेक्ट आंसर होगा। Unlike a merchant ship which carries cargo, a warship typically only carry weapons। तो typically only carry weapons, ammunition and supplies for its crew। चलो 104 का आंसर करना है, 105 का आंसर करना है। Unlike a merchant ship which carries cargo, a warship typically only carry weapons, ammunition and supplies for its crew। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक वॉरशिप के बारे में बात हो रही है। अगर वॉरशिप है तो वो भी सिंगुलर ही होता है, तो कैरी ना होकर के कैरीज होना चाहिए। तो कैरीज देखो कहां पर आपको मिल रहा है, क्योंकि पहले बात करी गई मर्चेंट शिप की और उसके आगे बोला गया विच कैरीज। तो अगर वो कैरी करती है तो वॉरशिप भी क्या करेगी? कैरी ही करेगी। तो कैरीज और ओनली जो है वो पहले लगा है तो उसको बाद में ले आओगे, कैरीज ओनली। यहां पर ये करेक्शन होना चाहिए। 104 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट होगा। चलो बात समझ में आ रही सभी को? तो 105 पे आ जाओगे। 105 में क्या हो जाएगा? द मॉडर्न टॉर्पेडो इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन विद एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड लॉन्च्ड अबव और बिलो द वाटर सरफेस। तो 105 में क्या होगा? द मॉडर्न टॉर्पेडो इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन। मॉडर्न टॉर्पेडो क्या है? एक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन है विद एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड, जिसपे क्या है? एक एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा ताकत करने वाला वॉरहेड है।
लॉन्च्ड अबव और बिलो द वाटर सरफेस, तो क्या करेक्शन होना चाहिए 105 में? देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक कैसा वेपन है, सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन है, मतलब वो खुद से जो चल सकता है। प्रोपेलर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो शिप वगैरह होते हैं या फिर जो पनडुब्बियां होती हैं उनमें एक पीछे में एक प्रोपेलर लगा होता है, जो पंखा होता है जो कि घूमता है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हैं, प्रोपेलर उसको बोलते हैं। तो प्रोपेलर का यूज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के सेंस में आता है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब जो खुद से चल सकता हो, ऐसा वेपन है। एक्सप्लोजिव वॉरहेड है, लॉन्च्ड अबव और बिलो द वाटर सरफेस, तो इसको लॉन्च किया जा सकता है कहाँ कहाँ पर, अबव या बिलो वाटर सरफेस के। तो 105 में आर लॉन्चिंग भी नहीं होगा, वर लॉन्च भी नहीं होगा, लॉन्चिंग भी नहीं होगा, ये कैसा है, नो एरर है। 105 नो एरर आपका जाएगा, ठीक है। 106 में देखोगे, 106 में क्या होगा, 106 में क्या आ जाएगा, 106 में हो जाएगा ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट readily, oxygen is an oxidizing agent that readily forms oxides with more elements as well as with other elements। तो with more elements नहीं, with यहाँ पर कहने का सेंस क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। तो विद मोर की जगह पर आप क्या कर दोगे, विद मोस्ट एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, कंपाउंड बनाती है। तो ऑक्सीजन कैसा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या आ गया था, कैरीज ओनली, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, लॉन्च्ड, करेक्ट है। इसके बाद आ जाएगा विद मोस्ट, और लास्ट पार्ट में आंसर क्या आएगा, रिपोर्ट्स ऑन इंडियन रिनोप्लास्टी परफॉर्म्ड बाय ए कुमार वैद्य वर पब्लिश्ड इन द जेंटलमैन्स मैगजीन इन 1794। तो रिपोर्ट्स है तो वर पब्लिश्ड करेक्ट है, वर आया और पब्लिश्ड होगा, तो 107 में भी क्या आ जाएगा, नो एरर आएगा। इस पार्ट में भी आपका नो एरर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 107 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। बात समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 108 से, 108 क्वेश्चन से आपको देखना है क्या आंसर्स होने चाहिए। 108 से आंसर क्या होंगे, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स हिस्टोरिकली स्मोक्ड टोबैको बोथ सोशली एंड सेरेमोनियली टू सील ए पीस ऑफ ट्रीटी और ट्रेड एग्रीमेंट। 108 में देखो बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर करेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ बच्चों का गलत भी हो रहा है। तो उन लोगों को भी ध्यान देना है कि गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से, ध्यान से, मजे से कोशिश करनी है, ठीक है। और करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सभी का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में जो ट्राइब थी उन्होंने हिस्टोरिकली एक क्या काम किया था, हिस्टोरिकली उन्होंने एक बार टोबैको को क्या किया था, स्मोक किया था। क्यों स्मोक किया था, ताकि वो सोशली और सेरेमोनियली एक जो पीस की जो ट्रीटी थी उसको सील कर सकें और ट्रेड एग्रीमेंट को भी सील कर सकें। इसके लिए उन्होंने एक बार क्या किया था, टोबैको को स्मोक किया था। पास्ट में बात हो रही है, स्मोक्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर कोई भी बच्चा बोल रहा है कि स्मोक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर सेंस देखो क्या जा रहा है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका ट्राइब्स हिस्टोरिकली स्मोक्स, मतलब वो हिस्ट्री को बार बार रोज सील करने के लिए क्या करते हैं, रोज टोबैको को स्मोक करते हैं। स्मोक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस देखो आपका क्या जाएगा, स्मोक्स टोबैको बोथ सोशली एंड सेरेमोनियली टू सील अ पीस ट्रीटी और ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट या पीस ट्रीटी को सील करने के लिए क्या वो लोग डेली स्मोक करते होंगे क्या टोबैको को, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करते हैं, तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, स्मोक्स नहीं होना चाहिए। यहां पर आएगा नो इंप्रूवमेंट, स्मोक्ड। एक बार उन लोगों ने ऐसा किया था इस ट्रीटी को सील करने के लिए। 109 से आ जाओगे। मच ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया स्पेशली इन हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च हैव बीन क्रेडिटेड। तो यहाँ पर देखो मच ऑफ द प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के लिए आता है हैव बीन नहीं हैज बीन, ठीक है। तो हैज बीन क्रेडिटेड, तो मच ऑफ द प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस के लिए क्या आएगा, हैज बीन क्रेडिटेड। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन फिजियोलॉजी डिहाइड्रेशन इज ए डेफिसिट ऑफ टोटल बॉडी वाटर विद ए एकम्पनिंग होगा, या ए करेक्ट है क्या यहाँ पर, तो आप बोलोगे नहीं, ए से साथ एकम्पनिंग नहीं आता है, एन के साथ एकम्पनिंग आएगा, विद एन एकम्पनिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 111 में आ जाओगे। द ग्रेटेस्ट लेगेसी वन कैन पास ऑन टू वंस चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इज नॉट मनी और अदर मटेरियल थिंग्स। एक्यूमुलेट नहीं, उसने जो जिंदगी भर कमाई हो उसके बारे में बात हो रही, तो एक्यूमुलेटेड, जो भी उसने कमाई होगी जिंदगी भर में, तो एक्यूमुलेटेड इन
जिंदगी भर जो कुछ भी कमाया एक्यूमुलेटेड इन वंस लाइफ, बट रैदर ए लीगेसी ऑफ कैरेक्टर एंड फेथ, बल्कि उसको क्या देना चाहिए, लीगेसी देनी चाहिए, विरासत में क्या देना चाहिए, कैरेक्टर और विश्वसनीयता। तो एक्यूमुलेटेड इन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हैं, फटाफट सभी को आंसर करना है, वेट नहीं करना है। व्हेन ए पर्सन इज एंग्री एंड इंस्टेंट बिकम नहीं, इंस्टेंटली बिकम्स, ठीक है, इंस्टेंटली हो जाएगा और एक पर्सन है इसलिए बिकम्स यूज होगा, ठीक है, इंस्टेंटली बिकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री रामकृष्ण ऑलवेज स्ट्रेस ऑन रियलाइजेशन। अब रामकृष्ण अभी तो जीवित है नहीं, पास्ट की बात हो रही, तो श्री रामकृष्ण ऑलवेज क्या कहते थे, स्ट्रेस्ड ऑन, प्रेशर डालते थे किस चीज पर, रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्ट्रेस्ड ऑन करेक्ट आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 16 से हम लोग करेंगे, आपको बताना है, क्या बताना है, इन 6 वर्ड्स में बताना है कौन कौन से वर्ड्स इनकरेक्टली स्पेल्ड हैं, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आपको बताने, मिस स्पेल्ड वर्ड आपको बताने। चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सभी के आपको आंसर्स आने चाहिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, जितने वर्ड्स आपको पता हैं उतने में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या एरर है। नए वर्ड्स में मैं कहता हूं कि आप उनको भूल जाओ, जनरली आपकी जो एरर पूछी जाती है वो उन्हीं वर्ड्स में होती है जिनको आप यूज करते हो। एकदम नया वर्ड अगर आपको मिल रहा है तो वो करेक्ट होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो पहला वर्ड क्या है, एस्वेज, आपको पता है किसी को भी मनाना, एस्वेज करना, ठीक है, खुश करने के सेंस में आता है। नेक्स्ट क्या है, ओके आपको टाइम दिया जा रहा है, आप फटाफट इसको ट्राई करो। संजना कुमारी, और 26 से लेकर के 31 तक सभी के आंसर्स आपको बताने हैं। 26 का बी आंसर आ रहा है, करेक्ट है। 27 का आंसर चाहिए भाई, 27 का थर्ड है, थर्ड 27 का फिर से और देखना है। 27 का बहुत सारे बच्चों का 27 का सी आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको आता है उसी में ही आपसे एरर पूछी जाती है। 28 का आंसर करेक्ट आ रहा है सभी का, 26 का करेक्ट आ रहा है, 29 का आंसर अभी तक नहीं आया, 28 का आंसर करेक्ट आया, 27 का आंसर भी सुचिता साहू करेक्ट आंसर आ गया, 27 का करेक्ट आंसर है, 26, 29 और 30, 31 तक कब पहुंचोगे भाई आप लोग, फटाफट पहुंचो, सभी को आंसर्स करने। चलो मैं आंसर बताना स्टार्ट करता हूं। देखो कॉम्प्लेसेंट भी होता है, कॉम्प्लेसेंट भी होता है, दोनों करेक्ट होते हैं। इसी वजह से मैंने बोला कि जो वर्ड आपको जनरली, पहले आप ये देखो कि किसमें आप 100% से हो रहे हो। जैसे कि पहला वर्ड है अपोरिज्म, अपोरिज्म कुछ नहीं होता है, एफोरिज्म होता है, ठीक है। कोई सूक्ति वगैरह जो आप पढ़ते हो उसको बोलते हैं एफोरिज्म, यहाँ पर एक एच होता है, ये पार्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, कंटेम्पचुअस नहीं होता है, कंटेम्पचुअस होता है, कंटेम्पचुअस, ठीक है, इसको कंटेम्पचुअस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर यू एक होता है, वो यहाँ पर मिसिंग है, तो ये पार्ट आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिलीनिएट, डिलीनिएट होता है, डिलीनेट नहीं होता है, डिलीनिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडजुरेशन, किसी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, एडज्योर करना, इसी का ही जब आप नाउन बनाते हो तो वो बन जाता है एडज्यूरेशन, ठीक है, एडज्यूरेशन नहीं, एडज्यूरेशन। 30 का आंसर क्या होगा, एक्रीमोनियस करेक्ट है, एलेक्ट्रिटस करेक्ट है, एम्बिगस नहीं होता है, एम्बिगुअस होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, अनमैनेजेबल नहीं, अनमैनेजेबल, यहाँ पर GEABLE होता है, GEA होता है। तो इजी क्वेश्चन थे जितने भी आपको पता है उन्हीं में ही आपको एरर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके थे मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इनको आपको फाइंड आउट करना था। इसके आगे क्या आ जाएगा, आपका क्लोज टेस्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छा सा क्लोज टेस्ट है, सभी बच्चों को इसको करेक्ट वे में सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट पढ़ोगे, एक बार पहले पूरा पढ़ लो इसको क्लोज टेस्ट को और फिर फटाफट आंसर्स करने, ठीक है। वायलेंस टेक्स ए हैवी टोल एंड अफेक्ट्स पब्लिक लाइफ, हाई और लो, known or unknown, rich or poor, popular or unpopular, no one is safe or secure today. It appears that one can harm anybody and any time at किसी चीज के, and a mad and sad rat race is on to make money and power at any cost and by any means. The result is that no political party or group can now into claim to total innocence insofar as of violence against इनोसेंट पर्सन फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स इज कंसर्न, ठीक है। यहाँ तक पढ़ना था, लास्ट में आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई क्वेश्चन भी नहीं है और कोई आंसर भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। बात किससे हो रही है, वायलेंस से रिलेटेड बात हो रही है,
और कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स पे बात हो रही है। तो वायलेंस टेक्स ए हैवी टोल एंड अफेक्ट्स पब्लिक लाइफ, बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ को क्या करता है, खराब कर देता है वायलेंस। तो क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा क्या, हैवी टोल एंड अफेक्ट्स पब्लिक लाइफ, बुरे ढंग से के लिए आता है एडवर्सली। करेक्ट आंसर सभी का मैंने देखा पहले से ही सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है 67 का। अल्टीमेटली मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया। एडवर्सली मतलब बुरे इसके परिणाम होते हैं एडवर्स रूप में, तो एडवर्सली करेक्ट आंसर होना चाहिए। 68 में आ जाओगे, इट अपीयर्स दैट वन कैन हार्म एनीबॉडी एंड एनी टाइम एट, देखो इसमें दो आंसर्स आपको लग रहे होंगे, एक तो लग रहा होगा विल और दूसरा लग रहा होगा विश। देखो मैंने आपको बताया इससे पहले भी, विश जो होता है हम लोग किसी अच्छे काम की विश करते हैं, कामना करते हैं। विल का मतलब क्या होता है कि जो भी मन कर गया, या फिर विल भी मतलब इच्छा से ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो एट विल आपका ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हार्म करने की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इट अपीयर्स दैट वन कैन हार्म एनीबॉडी एट एनी टाइम एंड एट विल, जब उसका मन करेगा तब वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसके आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चंस क्या हैं, इसके आगे क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरह से। इसके आगे आपको क्या बताना है, इट अपीयर्स दैट वन कैन हार्म एनीबॉडी एट एनी टाइम एंड एट वन विल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वन विल। नेक्स्ट क्या है, मेक मनी एंड पावर एट एनी कॉस्ट, तो आपको मनी भी बनानी है और पावर को भी बनाना है। तो पावर को बनाने के लिए क्या वर्ड होगा करेक्ट, पावर के लिए करेक्ट वर्ड होगा गेन पावर। ठीक है, अगर आप मनी बना रहे हो, पहले से मनी नहीं है तो मनी आपने बनाई, तो पावर भी पहले से नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। सस्टेन नहीं करना है, पहले से पावर नहीं है, ना ही मेंटेन आपको करना है, आपको पावर को बनाना है। ठीक है, रिटेन नहीं करना है। ये तीनों वर्ड सिमिलर हैं, आपस में सेम मीनिंग है। तो 69 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा, 70 का है नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप कैन नाउ इनटू क्लेम, तो अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप क्या नहीं कर सकता है, लेड अ क्लेम। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 70 का, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप लेड इनटू क्लेम, तो अब वो क्लेम में नहीं कर सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कहां पर यूज हुआ है, ग्रुप कैन नाउ इनटू क्लेम टू टोटल इनोसेंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा लेड। 70th का आंसर आप सभी को करना है, 70th में क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप, तो लेड होना चाहिए या ले होना चाहिए, सभी लोग एक बार इसको ट्राई करोगे। इसमें एक क्वेश्चन कम भी है, आई थिंक 71st क्वेश्चन मिसिंग भी है। मैं आपको एक मिनट 71st क्वेश्चन भी बताता हूँ क्या होना चाहिए। देखो 70th क्वेश्चन में एक और होगा, यहाँ पर नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप कैन नाउ ले इनटू क्लेम है, लेड नहीं होगा, ले इनटू क्लेम होगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, 70 यहाँ पर सो फार एज ऑफ है, और इसके लिए आपका आंसर आएगा परपिट्रेशन। इसमें 4 ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे वो मैं आपको बता देता हूं। पेनिट्रेशन, पर्सिपिटेशन, यहाँ पर ऑप्शंस थे पेनिट्रेशन, परपिट्रेशन, परपिट्रेशन मतलब बुरे कामों के सेंस में था, और प्रेसिपिटेशन था जो प्रेसिपिटेट हो जाता है यानी कि बारिश के सेंस में आता है, प्रेसिपिटेशन, परपिट्रेशन, पेनिट्रेशन और एक वर्ड था इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स थे लास्ट पार्ट में, इसके लिए आपको बताना था इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन थे, इसमें आपको बताना था। लास्ट क्वेश्चन क्या था, इन सो फार एज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन, तो यहाँ पर आपको बताना था क्योंकि पूरे पार्ट में बात किसकी हो रही है, वायलेंस से रिलेटेड हो रही है, तो बुरे कामों के सेंस में आएगा। तो इन सो फार एज, और यहाँ पे ऑप्शन था पेनिट्रेशन, परपिट्रेशन, प्रेसिपिटेशन या इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, प्रेसिपिटेशन नहीं होता, पेनिट्रेशन भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा परपिट्रेशन। ठीक है, परपिट्रेशन यानी कि क्राइम या फिर बुरे कामों के साथ इसको यूज करते हैं। तो सो फार एज परपिट्रेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन फॉर पर्सनल और
पॉलिटिकल गेन इज कंसर्न, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन नहीं, परपिट्रेशन आपका आंसर होना चाहिए। चलो, तो ये आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है, इसको भी सभी को सॉल्व करना है और सभी को आंसर करने हैं। चलो, इसको हम लोग साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे। द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, हेरिडिटी विच in plain English is unconscious memory generated in the first life form and, तो यहाँ पर स्टार्ट में क्या होगा, द कोर्स ऑफ, तो इनटू द कोर्स होगा, इनसाइड होगा, डी इनटू होगा, या फिर बी पार्ट जो मिसिंग है वहां पर हो जाएगा इन। तो ये आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट होता है, इनसाइड इनटू या ऑन टू नहीं होता है, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स हेरिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश इज अनकॉन्शियस मेमोरी जनरेटेड इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म एंड इन द, यहां पर क्या हुआ है, इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द डिफरेंट स्पेसीज। और ट्रांसमिटेड जब वो दूसरी लाइफ में फॉर्म होता है तो ट्रांसमिट हो जाती है, एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द डिफरेंट स्पेसीज इन द सोल फैक्टर is the sole factor in the of the parent properties। तो ये किसका सोल फैक्टर है, इन द परसिवरेंस, आपको क्या बनाना है यहाँ पर, नाउन बनाना है, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ। तो प्रिजर्वेशन यहाँ पर नाउन की तरह वर्क करेगा, तो क्या हो जाएगा, सोल फैक्टर इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द पेरेंट प्रॉपर्टीज। तो सोल फैक्टर इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंट प्रॉपर्टीज। इसके आगे आ जाओगे, इसके आगे क्या क्वेश्चन है, in the present parent properties while adaptation to surrounding conditions and circumstances, natural selection in the struggle existence, for existence या from existence क्या होना चाहिए, natural selection in the struggle for existence होगा। और क्यों for existence होगा, आप आगे पढ़ोगे इसको, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है struggle for existence and partner selection in the struggle of the males for, यहाँ पर देखो फिर से यूज हुआ है for। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते थे कि यहाँ पर भी for आएगा, natural selection in the struggle for existence and partner selection। तो यहाँ पर क्या होगा, for आ जाएगा। और इसके आगे आप क्या बोलोगे, the struggle of the males for, यहाँ पर for यूज हुआ है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, मेल्स की बात हो रही है और आगे सभी आपके फीमेल जेंडर है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें मेल के करेस्पॉन्डिंग आपका आएगा फीमेल, ठीक है। तो फीमेल आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 138 का ए आ जाएगा और 137 का भी ए आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पैरा पढ़ोगे, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, इजीली आंसर आ जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट पेपर में नहीं आया था, ठीक है। चलो, अब क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से प्रैक्टिस करनी है, इजी से क्वेश्चंस हैं, फटाफट आपको आंसर करना है। वी मस्ट इंसिस्ट दैट फ्री ऑरेटरी इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ फ्री स्पीच, इट इज नॉट द एंड बट अ, क्या होना चाहिए, टू एन एंड बट अ मीन्स, इसके लिए यूज करते हैं, बट अ मीन्स टू एन एंड। ये एक रीजन होने वाला है एंड का, ठीक है, डायरेक्ट एंड नहीं है बट एक रीजन है एंड होने का। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज रसिंग हेडलॉन्ग टुवर्ड्स इकोनॉमिक सक्सेस एंड मॉडर्नाइजेशन, काउंटिंग ऑन हाई टेक इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी टू द नेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बढ़ेगा, प्रोट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं, प्रोब करने के लिए भी नहीं, आगे बढ़ने के लिए। टेक्नोलॉजीज का यूज किस लिए करेगा, आगे बढ़ने के लिए। टू प्रोपेल, क्या होना चाहिए, टू प्रोपेल द नेशन टू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो प्रोपेल नेशन आएगा, 33 का क्या आंसर होना चाहिए, सी पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। 34 पे आ जाओगे, इट इज ट्रू दैट ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन ऑफर ए रेंज ऑफ बेनिफिट्स विच आर अबव एंड बियॉन्ड दोज हु फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल इनोवेशंस इन कल्टीवेशन। तो यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स क्या हो सकता है, इनएक्ट हो सकता है क्या, एंटविंड या इलेक्टेड, इमर्ज्ड हो सकता है। देखो, इट इज ट्रू दैट ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन ऑफर ए रेंज ऑफ बेनिफिट्स विच आर अबव एंड बियॉन्ड दोज हु इमर्ज्ड फ्रॉम, ठीक है, उनसे तो बेटर ही होंगे हु इमर्ज्ड फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल इनोवेशंस इन कल्टीवेशन। जो नए कल्टीवेशन के थ्रू इमर्ज होंगे उनसे बेटर होंगे, ठीक है। तो अबव एंड बियॉन्ड दोज हु इलेक्टेड नहीं, एंटविंड नहीं, इनेक्टेड नहीं, इमर्ज्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं, दो क्वेश्चंस और हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में, इनको भी भरना है। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग दैट ओवर द ईयर्स देयर हैज बीन
फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ये बोलने में कोई भी इसका कोई भी पॉइंट नहीं है कंप्लेन करने में क्या कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और हायर अर्निंग के लिए वर्कर्स पे क्या था इंडस्ट्री में, वर्कर्स पे इंडस्ट्री में रहता है प्रेशर, काम का प्रेशर। तो ये अगर आप कोई बोलता है तो वो कोई भी पॉइंट नहीं है इस चीज को बोलने में कि देयर हैज बीन प्रेशर फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो प्रेशर था ये बोलना तो बिल्कुल भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, Pidgins are languages that are not acquired as mother tongue and that are used for a set of communicative function। तो पिडगिन क्या है, कोई एक लैंग्वेज का सेट है that are not acquired, मदर टंग की तरह उसको एक्वायर नहीं किया गया है, that are used for a स्पेसियस सेट ऑफ कम्युनिकेशन, स्टिल सेट ऑफ कम्युनिकेशन, मैनी सेट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ मतलब थोड़ी जगह पर, रिस्ट्रिक्टेड जगह पर उसका यूज करते हैं। तो ये होगा आपका पिडगिन्स के लिए यूज किया जा रहा है। चलो इसके बाद देखो 1 घंटे में आपने अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चंस कर लिए, आपने अप्रॉक्सीमेट 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। 80 क्वेश्चंस किए हैं और वो 80 क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं आपके लिए पैरा जंबल्स, जो कि आपको एग्जाम में भी सबसे एंड में ही करना है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के पैरा जंबल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट पैरा जंबल को आप मिस कर सकते हो, बट बाकी पार्ट आपको देखने हैं, ठीक है। तो बाकी पार्ट को आपको अच्छे से करना है और यहाँ पर आज पैरा जंबल्स आप सभी को अच्छे से करने हैं। सभी को क्वेश्चन के आंसर देने। 82 का आंसर क्या होना चाहिए, 82 का आंसर क्या आएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करोगे। यहां तक तो करेक्ट है, 82 से आपको बताना है। Those who say death should be the punishment in some cases, that it is to be in cases agree special cases alone the most heinous and gravest of crime। तो यहां पर बात हो रही है दोज, वो लोग जो ये कहते हैं कि डेथ होनी चाहिए पनिशमेंट। तो यहाँ पनिशमेंट की बात आई और डेथ की बात आई। मैंने आपको क्या बोला था, आपको सर्च करना होगा क्या, इंट्रोडक्शन। देखो एग्री स्पेशल केसेस अलोन द मोस्ट हाइनेस एंड ग्रेवेस्ट ऑफ क्राइम्स। अब यहाँ पर इन्होंने बात करी है, एक डेथ सेंटेंस रिलेटेड है, पनिशमेंट से रिलेटेड वर्ड यूज हुआ है। अब इसके आगे आप देखो क्या कहीं और पर यूज हो रहा है, तो दे फील। अब दे फील किसके लिए आ रहा है यहाँ पर ये भी नहीं पता है, तो ये क्यू से स्टार्टिंग आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर क्यू कोई ऑप्शन है तो उसको आप काट लीजिए, ठीक। इसके आगे क्या है, द एडवोकेट्स एंड द एबोलिशनिस्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट दैट हैव देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स इन डिटर द सपोर्ट ऑफ देयर स्टैंड। तो यहाँ पर एडवोकेट और एबोलिशनिस्ट की बात हो रही है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ बाय द एडवोकेट्स। देखो यहाँ पे एडवोकेट और एबोलिशनिस्ट की बात हुई, इसके आगे फिर से किसकी बात होगी, एडवोकेट की बात हुई। तो ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें किसी एक पार्ट पे फोकस किया गया, फिर उनके बारे में कहीं बताया जाए, तो ये काइंड ऑफ करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आर से आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। आर के बाद आप क्या बोल सकते हो, दोज हू से डेथ, और फिर क्या कर सकते हो, एस लगा सकते हो। और आर्ग्यूमेंट किसने पेश किया है, आर्गुमेंट पेश किया है एडवोकेट ने, तो एडवोकेट के बाद आप लगाओगे दे फील दैट। यहां पर ये जो दे है ये किसके लिए आ जाएगा, एडवोकेट्स के लिए आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 82 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर आएगा। क्यों ए पार्ट करेक्ट हुआ, क्योंकि यहां पर आपने स्टार्ट किया है, दोनों के बारे में बताया, उसके बाद आपने उनमें से किसी एक पार्ट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उस एक पार्ट को आपने यहां पर जब एडवोकेट बोला तो एडवोकेट के लिए आपने यूज किया दे फील। तो दे फील, ये दे किसके लिए आया, एडवोकेट्स के लिए आया। तो एस के बाद क्यू आना था, ये आपको कंफर्म हुआ। तो एस के बाद का क्यू का आपने एक फैक्टर देखा और आर से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, तो आर से स्टार्टिंग, तो दोनों फैक्टर्स आपको किसमें मिले, ए पार्ट में। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओगे। सेकंड क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ही आपको कोई एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें कि करेक्ट आंसर हो जाए। हेयर वॉज वंस ए टाइम। अब यहां पर पहली चीज तो हेयर नहीं होगा, यहां पर होगा देयर वॉज, ठीक है, देयर वॉज होना चाहिए। देयर वॉज वंस ए टाइम व्हेन पीपल लुक्ड फॉरवर्ड टू द लेजी इवनिंग्स। पहले एक समय होता था जब लोग क्या करते थे, लेजी इवनिंग्स, आराम वाली शाम को देखते थे, ढूंढते थे, उनका वेट करते थे। दे हैड ए सिंपल चॉइस ऑफ मीन्स ऑन दूरदर्शन। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज एंटायरली अप टू देम टू वॉच और नॉट टू वॉच द सेलेक्टेड प्रेजेंटेशन। टुडे द सैटेलाइट एंड केबल टेलीविजन हैव स्टॉर्म्ड द मीडिया वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन और मेड द
एंड एंटरटेनमेंट। 83 में वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये आपका 83 पार्ट है। देखो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट का सेंस है तो इससे पहले आपको पास्ट को लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पास्ट का सेंस होना चाहिए और इसके आगे आप फ्यूचर का सेंस लाते हो, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस चलता है। आपको सेंटेंसेस अगर जोड़ने हैं, एक पैरा बनाना है, तो पहले आप पास्ट की बात करोगे, फिर प्रेजेंट की और फिर फ्यूचर की। तो आप देखोगे कि देयर वॉज वंस ए टाइम, यहाँ पे पास्ट में आप गए और उसके बाद आप रिलेट करते जा रहे हो। दे किसके लिए यूज हुआ? पीपल के लिए। पीपल आपका पहले आया, उसके बाद आया दे। इट वॉज एंटायरली अप टू देम, यहाँ पर भी उन्हीं के ही आगे बात करी गई है। तो ये सेंटेंस कैसे हैं? अपने आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं और करेक्ट आंसर इनका क्या है? PQRS। ये करेक्ट आंसर है, PQRS इसी फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ आपने पास्ट की बात करी, पास्ट की बात करी और आप टुडे में आ गए और प्रेजेंट की बात इसके बाद आपने करी। इस तरह से ये सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है। ये जो ऑर्डर लगा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है? 84। 84 का आपको आंसर करना है। 84 से आपको आंसर करने हैं। चलो 84 का आंसर क्या आना चाहिए? He wanted to do something to deliver the humanity from all such misery. He reflected on this problem for long. He wanted to do something to deliver the humanity from all such misery. He reflected on this problem for long. Next क्या है? सिद्धा नहीं है, यहाँ पर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ was greatly touched man, greatly touched, सिद्धार्थ was greatly touched यहाँ पर as he saw sick man and a dead body। तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ was greatly touched as he saw a sick man and a dead body at last on hearing some words from the mouth of a hermit which encouraged him to renounce the world. He decided to leave the palace and go into the forest for meditation. Before going, he had a lasting glance on his beloved wife Yashoda and son Rahul, who were enjoying a sound sleep at midnight। देखो ये बात किसकी हो रही है? 84 में ये बात हो रही है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ जो थे उनके बारे में बताया जा रहा है। देखो जो बच्चे PQRS बोल रहे हो, आप देखो स्टार्ट कभी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरह से नहीं करते हो। ही वांटेड टू, ही के बारे में बताओ नहीं, इस तरह से आप स्टार्ट तो करोगे नहीं। तो स्टार्ट इस तरह से नहीं हो सकती। तो स्टार्ट आप कैसे करोगे? आपको बताना पड़ेगा पहले किसके बारे में? सिद्धार्थ के बारे में। नाम आपको सबसे पहले आएगा। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्यों होना चाहिए? तो क्यों आप देखोगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहाँ पर है? एक पार्ट में ही अभी तक है। तो इसी को आप पहले चेक करो कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो क्यों आया सबसे पहले? क्यों में क्या बोल रहा है? सिद्धार्थ वॉज ग्रेटली टच्ड एज ही सॉ अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी, ठीक है। इसके आगे पी, ही वॉन्टेड टू डू समथिंग टू डिलीवर ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल सच मिजरी। कौन सी ऑल सच मिजरी? ये मिजरी कौन कौन सी है जो यहाँ पर बताई गई? ए डेड बॉडी और ए सिक मैन, इसके बारे में बोल रहे हैं कि वो उनको ह्यूमैनिटी को इन चीज़ों से क्या दिलाना चाहते थे? छुटकारा दिलाना चाहते थे। ही रिफ्लेक्टेड ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग, और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा, ठीक है। क्यू के बाद पी आ गया, पी के बाद आएगा आर। आर पे देखो क्या है? एट लास्ट ऑन हेयरिंग सम वर्ड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ ए हर्मिट, और फिर इसके बाद क्या हुआ? कुछ वर्ड्स उन्होंने सुने हर्मिट के मुंह से, जिससे वो क्या हुए? इनकरेज हुए टू रिनाउंस द वर्ल्ड, वर्ल्ड का त्याग करने के लिए। ही डिसाइडेड टू लीव द पैलेस एंड गो इनटू द फॉरेस्ट, और अंत में क्या किया? अपनी बीवी और बच्चे का मुंह देखा और उसके बाद लास्टिंग ग्लैंस था वो देखा और चले गए, ठीक है। साउंड स्लीप एट मिडनाइट, सोते हुए उन्होंने अपने दोनों लोगों को देखा और इसके बाद चले गए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? QPRS। बात समझ में आ गई? तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 85 पे आ जाओ। 85 क्या होगा? द मेन मैनिफेस्टेशंस ऑफ वायलेंस in recent times have been extremism, terrorism, assassination by bombs and bullets। तो यहाँ पर मेन मैनिफेस्ट मुद्दे आ गए आपके किसके? वायलेंस के लिए।
वॉयलेंस आपका स्टार्ट हुआ है। तो आप देखो क्या वॉयलेंस को पहले भी कहीं पर बताया गया, तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड वॉयलेंस हैज टेकन मैनी फॉर्म्स, तो यहाँ पे भी वॉयलेंस को बताया गया है, तो दोनों ही आपकी स्टार्ट हो सकती है। थर्ड पढ़ो अनदर रिलेटेड एक्टिविटी, ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। लास्ट आप पढ़ोगे क्या है, ए न्यू डायमेंशन टू द कल्ट ऑफ वॉयलेंस हैज बीन एडेड बाय कल्ट ऑफ किडनैपिंग ऑफ इनोसेंट पर्संस एंड सब्सिक्वेंट ब्लैकमेल। यहाँ पर आपको दो जगह पर स्टार्टिंग हो रही है, इसके अलावा आपको स्टार्टिंग तो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। एक स्टार्टिंग कहाँ पर पी पे है, एक स्टार्टिंग कहाँ पर है क्यू में, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि स्टार्ट आप क्यू से कर सकते हो या फिर पी से। आप ऑप्शंस पे जाओगे तो क्यू से या पी से ही आपको स्टार्टिंग दिखाई गई है। पहले तीन ऑप्शंस में क्यू या पी पर ही आपको चलना है, ठीक है। ओके, आर से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो बाकी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, आपको आ जाना है क्यू या पी पर। अब देखो क्यू या पी पर आप क्या करोगे, 85 में मेन मैनिफेस्टेशंस की बात हुई है। मेन मैनिफेस्टेशन आप तब बताओगे, ये स्टार्टिंग सेंटेंस इस तरह से नहीं होगा। मेन मैनिफेस्टेशंस ऑफ वायलेंस, तो मेन से पहले मतलब कुछ और बात करनी चाहिए, तो मेन मैनिफेस्टेशन आपका आंसर नहीं होना चाहिए। मेन मैनिफेस्टेशन आंसर नहीं होगा तो क्या आंसर हो सकता है, क्यू से आपको स्टार्ट करना है, तो क्यू से आपका फिर एक ही ऑप्शन है, उसको जरा चेक कर लो। क्यू क्या कह रहा है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और ये स्टार्टिंग का सेंटेंस भी है। देखो इस तरह से ही स्टार्टिंग होती है। इंट्रोडक्शन आप कैसे करते हो, किसी भी पैरा का इंट्रोडक्शन क्या होगा, इन द मॉडर्न वर्ल्ड वायलेंस हैज टेकन मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स की बात हुई, ईच सिग्निफाइंग द एविल साइड ऑफ ए मैन एंड हिज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड ट्रुथ। तो ये आपका स्टार्टिंग सेंटेंस है, तो क्यू से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, और ये क्यू करेक्ट भी लग रहा है। पी पे चेक करो इसके बाद, द मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस इन रिसेंट टाइम्स हैव बीन एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, असैसिनेशन बाय बॉम्ब्स एंड बुलेट्स, और इसके बाद क्या है, ए न्यू डायमेंशन टू द कल्ट ऑफ वायलेंस हैज बीन एडेड, और लास्ट क्या है, अनदर। अब देखो अनदर क्या है, अनदर देखो इसके बाद ही आना चाहिए, ए न्यू डायमेंशन और अनदर आ गया, अनदर रिलेटेड एक्टिविटी इज, तो ये एस के बाद आर, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, इसके बाद के जो दो तीन आपको कराने थे वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि एरर है बहुत ज़्यादा इसमें, उसको मैं चेक करके आपके लिए इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसको सभी को सॉल्व करना है। अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चंस हैं, 4 मैंने करा दिए हैं, इसके बाद ये कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और 2 और इसी तरह से 4 और ये 6, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको खुद से करना है, पैरा जंबल है, इसमें थोड़ा सा एरर है जिसको मैं करेक्ट करके फिर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी लोगों को क्या करना है, देखो पैरा जंबल थोड़ा बेसिक अगर आप सीख गए हो, इंट्रोडक्शन पहले फाइंड आउट करना है आपको, कंक्लूडिंग सेंटेंस फाइंड आउट करना है, कुछ कंजंक्शंस फाइंड करने हैं जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और इसके बाद आप वर्ब से रिलेट करोगे, पास्ट पहले फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर। तो इस तरह से कुछ हेल्प करके आप देखोगे कि आपके प्री के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैराजंबल नहीं पूछा जाता है, बल्कि 4 ऑप्शंस भी हो सकता है, नहीं हो, सिर्फ 3 ऑप्शन में ही आपको पैराजंबल होता है, एक ऑप्शन आपका पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपका फिक्स होता है, ऑलमोस्ट इसी तरह का एक पैटर्न आया था प्रीवियस ईयर में। मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर्स भी कराऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा एग्जैक्ट हो जाए कि किस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, कितना ज़्यादा आपको टाइम देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट आपको लगेगा, इंग्लिश का पूरा सेट आप सॉल्व कर लोगे, और 45 से अबव ही मार्क्स आपको लाने, इससे कम की सोचना भी नहीं है। 45 से कम एक भी मार्क्स नहीं चलेगा, आपको कम से कम में प्लस 45 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं पे फिनिश अप करेंगे। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। बचे हुए जो 6 क्वेश्चन हैं उनको आप लोग एक बार ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन हैं, मेंस के एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।